निवेदिता हिंदी एवं वैदिक कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र एवं आहत शास्त्र विक्टिमोलॉजी के इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। भारत में बाल अपराध के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, उन्हें रोकने हेतु सुझाव दीजिए। ध्यान से सुनना। बाल अपराध क्या है? हालांकि बाल अपराध की कोई सर्वमान्य परिभाषा दिया जाना कठिन है, लेकिन फिर भी विधि शास्त्रियों ने अपने ढंग से बाल अपराध को परिभाषित किया है। डॉक्टर एम.जे. सेठना के अनुसार बाल अपराध के अंतर्गत किसी ऐसे बालक अथवा किशोर व्यक्ति के गलत कार्य आते हैं जो तत्समय प्रचलित विधि द्वारा निर्धारित आयु के भीतर है। डॉक्टर पी.एन. वर्मा के अनुसार बाल अपराध से अभिप्राय कर्तव्यों की उपेक्षा अथवा उल्लंघन से है, एक गलती से है। रॉबिन्सन के शब्दों में बाल अपचारिता से अभिप्राय आवारागर्दी, भिक्षावृत्ति, शैतानी, दुर्व्यवहार, उद्दंडता आदि प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों से है। सिद्दीकी के मत में विधि द्वारा विनिर्दिष्ट आयु तक के बालकों के लिए निषेधित कार्य का किया जाना बाल अपचारिता है, और जो बालक इस प्रकार बाल अपराध करता पकड़ा जाए वह बाल अपराधी अर्थात अपचारी बालक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बाल अपचारिता में निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया गया है। किसी विधि, नियम अथवा अध्यादेश की अवज्ञा करना, अनैतिक एवं अश्लील आचरण, चरित्रहीन एवं अनैतिक लोगों की संगति, कुख्यात स्थानों में विचरण, वेश्यालयों एवं जुआ घरों में संरक्षण, मदिरालयों में संरक्षण, अनावश्यक रात्रि में सड़कों व गलियों में भ्रमण, अनाधिकृत रूप से रेल, बस या इंजन आदि पर चढ़ना, घर अथवा विद्यालय से निरंतर गायब रहना, घर अथवा विद्यालय से निरंतर गायब रहना, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील भाषा का प्रयोग करना अथवा आचरण करना, इसी प्रकार गलियों में सोना या मटर गश्ती करना, भिक्षा मांगना, धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन करना, अवैध व्यवसाय करना आदि आदि जो है बाल अपराध में आते हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी कार्य बाल अपचारिता में आते हैं, और जो बालक या किशोर इनमें से कोई कार्य करता है वह बाल अपराधी अथवा अपचारी किशोर कहलाता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 में 18 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं लड़की दोनों को किशोर माना गया है। इस संबंध में लड़के एवं लड़की में कोई भेद नहीं किया गया है। इसी प्रकार से हम देखेंगे बाल अपराधों के कारण। बाल अपराधों के एक नहीं अनेक कारण हैं, निम्नलिखित कारण है। जैसे नंबर 1, बाकी आप देखिए पुस्तक या कोई अच्छा मैटर आपके पास में होगा, उससे आप इसका डिटेल में अध्ययन कर लेना। बाल अपराध के मुख्य कारण में पारिवारिक वातावरण, नंबर 2 निर्धनता, नंबर 3 परिवार में बालकों की उपेक्षा, नंबर 4 शारीरिक दोष, नंबर 5 मानसिक विकृतता, नंबर 6 अश्लील साहित्य, नंबर 7 सिनेमा, दूरदर्शन एवं इंटरनेट, नंबर 8 संगति, नंबर 9 राजनीतिक संरक्षण, नंबर 10 बाल विवाह। ध्यान से समझना, ये जो 10 कारण जो है वह बाल अपराध के कारण है। पारिवारिक वातावरण, निर्धनता, उपेक्षा, शारीरिक दोष, मानसिक विकृतता, अश्लील साहित्य, सिनेमा, दूरदर्शन एवं इंटरनेट, संगति, राजनीतिक संरक्षण एवं बाल विवाह बाल अपराध के कारण है। रोकथाम के उपाय।
पारिवारिक स्नेह। नंबर 2, आर्थिक स्थिति। बाल अपराधों के निवारण के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना जरूरी है। समुचित शिक्षा दी जाए। इसी प्रकार से उन्हें सा विद्या या विमुक्ते विद्या ददाति विनयम विद्या विंदते अमृतम आदि आदि जैसे आदर्श वाक्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी जाए, यानी समुचित शिक्षा दी जाए। नंबर 4, स्वस्थ मनोरंजन। नंबर 5, सद साहित्य। नंबर 6, पुनर्वास। उपेक्षित एवं भगोड़े बालकों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। सुधार गृह। इसी प्रकार से राजनीतिक प्रदूषण से बचाया जाए, पृथक न्यायिक व्यवस्था की जाए और बालकों की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा भी उनको दी जाए। इस प्रकार के उपायों से बाल अपराधियों को सुधारा जा सकता है और बाल अपराधों का निवारण भी किया जा सकता है। मेरा अगला प्रश्न है, महिला अपराध से आप क्या समझते हैं? महिला अपराध के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, उन्हें रोकने के लिए सुझाव दीजिए। ध्यान से समझना, अन्य अपराधों की भांति महिला अपराध क्या है? अन्य अपराधों की भांति महिला अपराध की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। महिला अपराधों की स्थिति वही है जो सामान्यतः पुरुष अपराधों की है। अतः सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है, महिलाओं द्वारा कारित अपराध महिला अपराध है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि किसी महिला द्वारा आशय पूर्वक या दुराशय से किया गया किसी आपराधिक विधि का उल्लंघन महिला अपराध है। यदि किसी महिला की आयु 18 वर्ष से कम है तो वह किशोर अथवा बालक की श्रेणी में आ जाती है और उसके द्वारा कारित अपराध किशोर अपचार या विधि विवादित किशोर द्वारा कारित अपचार कहलाता है। महिलाओं के विरुद्ध कारित किए जाने वाले कुछ मुख्य अपराध निम्नलिखित है: लज्जाभंग, बलात्संग, अप्राकृतिक मैथुन, अपहरण या व्यपहरण, निर्दयता, दहेज मृत्यु, जार कर्म, घरेलू हिंसा, महिलाओं का अशिष्ट रूपण, कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण। ध्यान से समझना, महिलाओं के विरुद्ध कारित किए जाने वाले कुछ मुख्य अपराध हमने देखे। अब हम देखेंगे महिला अपराध के कारण। पारिवारिक वातावरण, निर्धनता, वासना एवं कामोत्तेजना, उपेक्षा, विवाह विघटन। इसी प्रकार से जो है पुरुष दुष्प्रेरणा, स्वच्छंदता, अश्लील साहित्य, सौंदर्य प्रतियोगिता और संगति। आपने देखा महिला अपराध के प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, पारिवारिक वातावरण। नंबर 2, निर्धनता। नंबर 3, वासना एवं कामोत्तेजना। नंबर 4, उपेक्षा। नंबर 5, विवाह विघटन। नंबर 6, पुरुष दुष्प्रेरणा। नंबर 6, स्वच्छंदता। नंबर 8, अश्लील साहित्य। नंबर 9, सौंदर्य प्रतियोगिता। नंबर 10, संगति। महिला अपराधों का कारण संगति भी है। इस प्रकार हमने 10 कारण देखे महिला अपराधों के। भारतीय संस्कृति का कमी भी उनमें से एक है, आदि आदि। अच्छी पुस्तक से अच्छा मैटर जो भी आपके पास में है उनसे इन कारणों की डिटेल पढ़कर आप अपने शब्दों में लिख देना। रोकथाम के उपाय: पारिवारिक वातावरण को सुमधुर बनाया जाए, परिवार में महिलाओं को समुचित स्थान दिया जाए। नंबर 3, महिलाओं की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। नंबर 4, पारिवारिक मर्यादाओं को अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। नंबर 6, अपराध कारित करने में पुरुषों द्वारा महिलाओं का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए। परिवार में सद साहित्य को स्थान दिया जाए। अश्लील साहित्य, दूरदर्शन के अश्लील चैनल एवं इंटरनेट से परिवार को दूर रखा जाए। अगला, अश्लील नृत्य गृहों, रात्रिकालीन क्लबों
सौंदर्य प्रतियोगिताओं की ओर महिलाओं को आकर्षित न होने दें। अगला, महिलाओं को अपराधी प्रवृत्ति के पुरुषों एवं महिलाओं की संगति से बचाया जाए। महिलाओं को समय समय पर धार्मिक, आध्यात्मिक एवं नैतिकता की शिक्षा दी जाए। इसी प्रकार से विवाह विघटन को रोका जाए तथा परिवार को टूटने से बचाया जाए। महिलाओं को भीड़ भरे घरों एवं सामाजिक स्थानों से दूर रखा जाए। महिला अपराधियों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए तथा महिलाओं के विरुद्ध कुप्रथाओं आदि का उन्मूलन किया जाए। आदि 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 जो है महिला अपराध जो है उनको रोकने के हमने उपाय पढ़े। इस संदर्भ में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को रोकने के लिए महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया और मद्रास हाईकोर्ट द्वारा इस अधिनियम को संवैधानिक बताया गया। इसी प्रकार से भारतीय संविधान का आर्टिकल 15(3) महिलाओं और बालकों के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। आदि आदि प्रावधान जो है महिला अपराधों को रोकथाम के संदर्भ में हमने कुछ सुझाव उपाय पढ़े। इसी प्रकार से प्रश्न की अगली कड़ी में मैं अगला प्रश्न लूंगा, सफेदपोश अपराध क्या है, इसको रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। ध्यान से समझना, सफेदपोश अपराध क्या है। सफेदपोश अपराध सामान्यतः आर्थिक लाभ से जुड़े होते हैं। ऐसे अपराध कारित करने का मुख्य उद्देश्य येन केन प्रकारेण धन अर्जित करना है, चाहे इसके लिए अपराध ही क्यों न करना पड़े। सफेदपोश अपराध आज संपन्नता का पर्याय भी बन गया है। रिश्वत, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, तस्करी, मिलावट, कर चोरी आदि ऐसे अपराध हैं। ऐसे अपराध सामान्यतः शिक्षित, संपन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा कारित किए जाते हैं। हालांकि सफेदपोश अपराध की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी वाल्टर सी रैकलेस के अनुसार सफेदपोश अपराध ऐसे व्यवसायियों के अपराधों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो व्यवसाय की नीति एवं कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। दूसरे शब्दों में सदरलैंड के अनुसार सफेदपोश अपराध प्रतिष्ठित एवं सम्मानित पद के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया गया अपराध ही सफेदपोश अपराध है। इसी प्रकार से सफेदपोश अपराध के बारे में पी गोस्वामी का कहना है कि सफेदपोश अपराध किसी व्यक्ति की आवश्यकता के लिए नहीं अपितु लालच के लिए किया जाता है। व्हाइट कॉलर क्राइम्स आर डन बाय ए पर्सन नॉट फॉर नीड बट फॉर ग्रीड। सफेदपोश अपराध जो है इस प्रकार सफेदपोश अपराध के निम्नलिखित लक्षण हमारे सामने स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, सफेदपोश अपराध सामान्यतः उच्च वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। यह अपराध व्यावसायिक या वृत्तिक गतिविधियों के दौरान किया जाता है। इसमें किसी न किसी आपराधिक विधि का उल्लंघन किया जाता है। इनका उद्देश्य आवश्यकता नहीं है अपितु लालच अर्थात धन अर्जित करना है। संजय चंद्र बनाम सीबीआई के मामले में 2G स्कैम केस को उच्चतम न्यायालय ने सफेदपोश अपराध माना। सफेदपोश अपराध के कारण मैं कुछ कारण बोल रहा हूं, आप उन कारणों को ध्यान से पढ़कर आपके पास में अच्छी पुस्तक या जो भी मैटर है उससे पढ़कर जो है इनकी डिटेल आप अपने शब्दों में लिख लेना। सफेदपोश अपराध के अनेक कारण हैं। नंबर 1, स्वार्थ की प्रवृत्ति। नंबर 2, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सफेदपोश अपराध का दूसरा कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इस व्यवस्था में ऐसी अर्थव्यवस्था में पूंजी जो कैपिटल जो है समाज के कुछ व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाती है और वे लीगल इलीगल, वैध
अवैध तरीकों से धनार्जन करने में लग जाते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी सफेदपोश अपराध का कारण है। नंबर 3, कानून की शिथिलता। नंबर 4, समुचित दंड का अभाव। नंबर 5, जनसाधारण की उपेक्षा वृत्ति। नंबर 6, विधिक चेतना का अभाव। नंबर 7, गोपनीयता। नंबर 8, राजनीतिक संरक्षण। और नंबर 9, पक्षपातपूर्ण आचरण एवं नीति। सफेदपोश अपराध का एक और अंतिम कारण विधायिका, कार्यपालिका और कभी कभी न्यायपालिका का भी पक्षपातपूर्ण रवैया होना है। सफेदपोश अपराधी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होने से उनके विरुद्ध विधायिका द्वारा कठोर विधियां नहीं बनाई जाती। जब कठोर विधियां नहीं बनाई जाती तो कार्यपालिका द्वारा विधियों का कठोरता से क्रियान्वयन नहीं किया जाता और न्यायपालिका द्वारा उन्हें कठोर दंड नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार पक्षपातपूर्ण आचरण और नीति कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की। इस प्रकार हमने देखा सफेदपोश अपराध के 9 कारण हैं। पहला, स्वार्थ की प्रवृत्ति। दूसरा, पूंजीवादी व्यवस्था। नंबर 3, कानून की शिथिलता। नंबर 4, समुचित दंड का अभाव। नंबर 5, जनसाधारण की उपेक्षा वृत्ति। नंबर 6, विधिक चेतना का अभाव। नंबर 7, गोपनीयता। नंबर 8, राजनीतिक संरक्षण। और नंबर 9, पक्षपातपूर्ण आचरण एवं नीति। ध्यान से समझना, सफेदपोश अपराध को रोकने के उपाय। सफेदपोश अपराधों पर अंकुश लगाया जाना अत्यंत जरूरी है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। कठोर दंड की व्यवस्था हो, अपराध की परिभाषा जो है सुस्पष्ट हो। नंबर 3, स्पीडी ट्रायल, त्वरित विचारण होना चाहिए। कठोर अर्थदंड जो है, अपराधों के लिए कठोर दंड के साथ साथ भारी अर्थदंड यानी जुर्माना होना चाहिए। जन चेतना को जागृत किया जाना जरूरी है। इसी प्रकार से राजनीतिक संरक्षण को रोका जाए। तो ये जो 6 कारण थे, कठोर दंड, स्पष्ट परिभाषा, नंबर 3 त्वरित विचारण, नंबर 4 अर्थदंड, नंबर 5 जन चेतना, नंबर 6 राजनीतिक संरक्षण को रोका जाए। ये 6 कारण जो है सफेदपोश अपराधों को रोकने के लिए उपाय है। इसी क्रम में मैं 2 प्रश्न और जो है उनके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। वो प्रश्न है, ध्यान से समझना, वो प्रश्न है हमारे, गिरफ्तार व्यक्तियों को भारतीय संविधान और आपराधिक विधि के अधीन दी गई जो है सुविधाओं का विवेचना कीजिए। ध्यान से समझना, डिस्कस द प्रोटेक्शंस प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द क्रिमिनल लॉ इन इंडिया टू बी अरेस्टेड पर्सन। ध्यान से सुनना, भारतीय संविधान में गिरफ्तार व्यक्तियों को तथा आपराधिक विधि के अधीन क्या सुरक्षा दी गई है, विवेचना कीजिए। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। प्राण शब्द की व्याख्या करते हुए खड़क सिंह बनाम यूपी स्टेट के मामले में कोर्ट ने कहा कि पशुवत जीवन जीने से नहीं है, वरन उन समस्त मानवीय क्रियाओं से है जिससे आत्मा बाह्य जगत से अपना संबंध स्थापित करती है। मानव यानी शरीर के अंगों को यथावत बनाए रखते हुए मानव सभ्यता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राण के अधिकार में शामिल है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। नंबर 2,
विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा का अधिकार है, यानी पसंद का वकील। और नंबर 3, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यात्रा के समय को निकालकर। इसी प्रकार से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 57 में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से गणपति केशव राव बनाम नफीसुल हुसैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह जमानत पर या अन्यथा छूटने का हकदार जो है हो जाता है। अन्य विधियों के अधीन संरक्षण संविधान के अलावा अन्य विधियों में भी गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को संरक्षण उपलब्ध है। जैसे चिकित्सकीय परीक्षण कराने का अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपना चिकित्सकीय परीक्षण कराने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार से जमानत पर छूटने का अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के अंतर्गत जमानत पर छूटने का उसका अधिकार है। और यदि अपराध अजमानती है तो वह धारा 437 के अंतर्गत जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। इतना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है किंतु उसे गिरफ्तार किए जाने की आशंका है तो ऐसा व्यक्ति भी धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार से इसके साथ साथ धारा 167 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति निम्नांकित दशाओं में जमानत पर छूटने का हकदार हो जाता है यदि अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से कम अवधि के बराबर से दंडनीय है, यानी 10 वर्ष से अन्यून, यानी कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा है, और अन्वेषण 90 दिन में पूरा नहीं हुआ है तो ऐसा व्यक्ति धारा 167 के अंतर्गत जमानत पर छूटने का अधिकार है। इसके अलावा उपरोक्त अपराध यानी मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 वर्ष या उससे अधिक से अलावा कोई अपराध है और इन्वेस्टिगेशन 60 दिन में पूरा नहीं हुआ है तो वह जमानत पर छूटने का अधिकार है। इसी प्रकार से जो है फ्री लीगल एड, विधिक सहायता पाने का उसे अधिकार है। इसी प्रकार से अमानवीय व्यवहार से संरक्षण, उसके साथ में अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा क्योंकि आर्टिकल 21 प्रत्येक व्यक्ति को जो है गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट टू प्राइवेट डिफेंस बॉडी एंड प्रॉपर्टी, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस बॉडी एंड प्रॉपर्टी, शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 ये 98 जो है यह स्पष्ट करती है कि ऐसा अधिकार, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार 2 प्रकार का है, खुद का शरीर, दूसरे का शरीर। खुद की संपत्ति और दूसरे की संपत्ति की प्रतिरक्षा में मृत्यु भी कारित की जा सकती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का अधिकार, इसी प्रकार से गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने गिरफ्तारी की सूचना अपने मित्र, नातेदार या नामित ऐसे व्यक्ति को देने के लिए पुलिस अधिकारी से प्रार्थना करे। इस प्रकार भारतीय संविधान और अन्य विधियों के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए उपरोक्त महत्वपूर्ण संरक्षण की व्यवस्था की गई है। दोबारा ध्यान से सुनना, गिरफ्तार व्यक्तियों को भारतीय संविधान तथा आपराधिक विधि के अधीन क्या क्या सुविधाएं हैं। आर्टिकल 21 गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 के अनुसार
प्राण शब्द से तात्पर्य पशुवत जीवन जीने से नहीं है, वरन उन सभी समस्त मानवीय क्रियाओं से है जिससे आत्मा बाह्य जगत से अपना संबंध स्थापित करती है। मानव सभ्यता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राण के अधिकार में शामिल है। इसी प्रकार सुनील बत्रा वर्षे दिल्ली प्रशासन के मामले में कोर्ट ने कहा, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे, चाहे व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। इसका तात्पर्य यह है कि जेलों में बंद कैदियों के भी अधिकार सुरक्षित रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 क्लोज जो है 4 से लेकर 7 तक गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में निम्नलिखित अधिकार या रक्षा उपाय दिए गए हैं। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, उसके साथ साथ विधि व्यवसायी से परामर्श एवं प्रतिरक्षा का अधिकार यानी पसंद का वकील, 24 घंटे के भीतर न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। इसी प्रकार से चिकित्सकीय परीक्षण का अधिकार, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54 के अनुसार जमानत पर छूटने का अधिकार, अगर जमानती अपराध है तो 436 और यदि अजमानती अपराध है तो 437 के अंतर्गत जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। इतना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है किंतु उसे गिरफ्तार किए जाने की आशंका है, तो ऐसा व्यक्ति भी धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत की अर्जी दे सकता है। इसी प्रकार से नंबर 6 निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, नंबर 7 अमानवीय व्यवहार से संरक्षण, नंबर 8 निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट टू प्राइवेट डिफेंस बॉडी एंड प्रॉपर्टी, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का अधिकार और गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार। इसी क्रम में मैं अंतिम प्रश्न, एक और प्रश्न पर चर्चा करूंगा कि अपराधियों को क्या क्या संवैधानिक सुरक्षा है। अपराधियों को क्या क्या संवैधानिक सुरक्षा है, ध्यान से समझना। What are the constitutional safeguard available to the offenders? ध्यान से समझना। भारतीय संविधान और अन्य विधियों में विचाराधीन व्यक्तियों को निम्नलिखित सुविधा या संरक्षण दिया गया है। त्वरित विचारण का अधिकार, नंबर 2 फ्री लीगल एड निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, नंबर 3 अमानवीय व्यवहार से संरक्षण, नंबर 4 डबल जियोपार्डी। ध्यान से समझना, डबल जियोपार्डी क्या है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 क्लोज 2 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। इसे दोहरे खतरे से संरक्षण डबल जियोपार्डी कहते हैं। मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के मामले में मकबूल हुसैन को अघोषित स्वर्ण सहित जो है पकड़ा गया। सागर सीमा शुल्क अधिनियम के तहत उसके तस्करी के सोने को पकड़ लिया गया, जब्त कर लिया गया और मकबूल हुसैन पर सागर सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जो है अपराध का मुकदमा चला। तो मकबूल हुसैन ने 20 क्लोज 2 का बचाव लिया कि एक बार मेरे सोने को जब्त करके मुझे दंडित किया जा चुका है, अब आप मेरे पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। 20 क्लोज 2 मना कर रहा है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही अपराध में सजा प्राप्त करने के बाद में आप उसी अपराध के लिए उसे दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत मामले में जो उसका स्वर्ण जब्त किया गया था वो प्रशासकीय अधिकारी थे और अब उसके ऊपर जो तस्करी का सौदा लाने का जो मुकदमा चल रहा है ये न्यायिक कार्रवाई है, ये पहली कार्रवाई है। अतः यह मामला 20 क्लोज 2 के दायरे में नहीं है। तथा नंबर 5 एक्स पोस्ट फैक्टो कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। आज कानून बना है, आप उसको पीछे से लागू नहीं कर सकते। तथा 20 क्लोज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से क्विक जस्टिस, त्वरित न्याय का अधिकार जो है विचाराधीन व्यक्तियों को है। इस प्रकार आपने देखा
इस प्रकार आपने देखा कि विचाराधीन व्यक्तियों को भारतीय संविधान तथा आपराधिक विधि के अंतर्गत निम्नलिखित जो है सुरक्षाएं दी गई है। नंबर 1, त्वरित विचारण का अधिकार। नंबर 2, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। नंबर 3, अमानवीय व्यवहार से संरक्षण। नंबर 4, दोहरे खतरे से संरक्षण। नंबर 5, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। या नंबर 6, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 20 क्लोज 1, 20 क्लोज 2, 20 क्लोज 3। 20 क्लोज 1 एक्स पोस्ट फैक्टो कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, 20 क्लोज 2 डबल जीओ पार्टी दोहरे दंड से संरक्षण और 20 क्लोज 3 सेल्फ इनक्रिमिनेशन आत्म अभिशंसन से संरक्षण और नंबर 7 त्वरित न्याय का अधिकार। अंत में अभियुक्त को क्विक जस्टिस प्राप्त करने का भी एक महत्वपूर्ण अधिकार तथा संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार आपने जो है विचाराधीन व्यक्तियों को संविधान व अन्य विधियों के अधीन अनेक महत्वपूर्ण संरक्षण उपलब्ध कराए गए हैं। इसी प्रकार में अंत में एक छोटा सा प्रश्न, भारतीय दंड संहिता 1860 में वर्णित दंडों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। मैं एकदम ब्रीफ में जा रहा हूं, ध्यान से समझना। भारत में दंड के विकास की यात्रा अत्यंत लंबी है। भारत की दंड व्यवस्था में निर्मम भारत की दंड व्यवस्था के निर्मम एवं बर्बर दंड से परिवीक्षा एवं भर्त्सना जैसे सुधारात्मक दंड तक का सफर तय किया है। वर्तमान दंड व्यवस्था का उल्लेख करने से पूर्व यहाँ अतीत की दंड व्यवस्था का उल्लेख करना जरूरी होगा। भारत की अतीत की दंड व्यवस्था निम्नलिखित है। कोड़े मारना, अंग भंग कर देना। नंबर 3, दागना। नंबर 4, हाथ पैर जकड़ देना। नंबर 5, देश निकाला और नंबर 6, एकांत कारावास। वर्तमान भारत की वर्तमान दंड व्यवस्था, ध्यान से समझना। भारत की वर्तमान दंड व्यवस्था भारतीय दंड संहिता 1840 से प्रशासित होती है। संहिता की धारा 53 में निम्न प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया है। यह आप सीधा लिख सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में भारत की वर्तमान दंड व्यवस्था का प्रावधान है। नंबर 1, मृत्युदंड। नंबर 2, आजीवन कारावास। नंबर 3, कारावास कठोर एवं साधारण। नंबर 4, संपत्ति का संपहरण यानी जब्त किया जाना। नंबर 5, जुर्माना और नंबर 6, एकांत परिरोध। ध्यान से समझना। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास कठोर एवं साधारण, संपत्ति का संपहरण, जुर्माना, एकांत परिरोध। इसी की आपको आपके पास में जो मैटर है उससे रीडिंग लगाकर आपको अपने शब्दों में लिखना है। इस प्रकार हमने देखा भारतीय दंड संहिता 1860 में वर्णित दंडों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो दंड व्यवस्था को हमने 2 भागों में पढ़ा। अतीत की दंड व्यवस्था, कोड़े मारना, अंग विच्छेद करना, दागना, हाथ पैर जकड़ना, देश निकाला, एकांत कारावास। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता ये 1840 गलत छपा है। 1860 की धारा 53 में भारत की वर्तमान दंड व्यवस्था का वर्णन किया गया है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास कठोर एवं साधारण, संपत्ति का संपहरण, जुर्माना और एकांत परिरोध। ये वो बातें हैं जो भारत की वर्तमान दंड व्यवस्था जो है उसको दर्शाती है। इसी प्रकार से आपने देखा कि भारत की अतीत की और भारत की वर्तमान दंड व्यवस्था जो है आपने पढ़ी। धन्यवाद। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि
आप विधि के क्षेत्र में और अधिक जानकारी अन्य विषयों की या आने वाली जो है नई नई विशेष जानकारियों के लिए इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत जय हिंद। जय भारत जय हिंद।